हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हमने शेखर एक जीवनी उपन्यास को देख रहे हैं। इसमें हमने 2 पार्ट और दे दिए हैं आपको, जिसमें आपको मिलेगा शेखर एक जीवनी के महत्वपूर्ण जो भी आलोचकों के द्वारा कथन हैं और उनका महत्वपूर्ण संवाद, और अज्ञे जी के जो भी काव्य रचनाएँ हैं और आलोचनात्मक रचनाएँ हैं, कहानी है, नाटक हैं, उपन्यास हैं, उनका सारांश मैं आपको पहले 2 पार्टों के माध्यम से दे दिया हूँ। बहुत संक्षिप्त में दिया हूँ, उनको आप देखिए और आप उनका लाभ उठाइए। तो आज की ये क्लास रहेगी शेखर एक जीवनी पर महत्वपूर्ण कथन। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन देखेंगे आज इस क्लास में हम। ये आपका पार्ट 3 है और बाकी 2 क्लास हैं, उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, इसका समय क्या है 1941 ईस्वी से। देखिए शेखर एक जीवनी है अज्ञे जी का, ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसको अज्ञे ने 3 भागों में निकालने की योजना बनाई और मूल रूप से ये हमें 2 भागों में ही हमारे सामने आता है, जिसका पहला भाग 1941 ईस्वी में आता है और दूसरा भाग आता है 1944 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के महत्वपूर्ण कथनों को। तो मित्रों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से आती रहेंगी। चलिए मित्रों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण कथन और कुछ उनके पहले देखेंगे पात्र, फिर देखेंगे हम महत्वपूर्ण कथन। ठीक, चलिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु रखा है। ये देखिए आप, छोटे छोटे अवसरों से ही महान उपलब्धियों की शुरुआत होती है। ये आचार्य अरुण जी हैं, वो बताए हैं कि जब हमारे पास छोटे छोटे अवसर होंगे, उनसे ही महान उपलब्धियों की क्या होगी, शुरुआत होगी। जैसे कि मैं भी हूँ, अभी कठिन परिश्रम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, उसी के अनुसार मुझे भी ये महान उपलब्धि की आगे चल के भविष्य में कभी मिल सकेगी, मिल पाएगी। ये मेरी एक आशा है, आकांक्षा है। तो ऐसे ही मित्रों आपके लिए कि छोटे छोटे अवसरों से ही महान उपलब्धियों की शुरुआत होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम शेखर एक जीवनी उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र। देखिए प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसमें पहले आते हैं प्रमुख पात्रों में। देखिए पहले प्रमुख पात्रों में देखेंगे तो हम आगे पुरुष पात्र, पुरुष पात्रों की बात करें तो उसमें आते हैं हमारा सबसे पहले जो नायक है, इसका जो नायक है वो है आपका शेखर। शेखर है कौन? शेखर एक जीवनी उपन्यास का जो नायक है वो है शेखर। ठीक है ना। इसकी बात करें, देखिए शेखर की, ये देखिए बंधन, इसकी शेखर में देखने बंधन मुक्त रहना चाहता है शेखर। क्या है? बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। यहाँ पे ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, क्योंकि इसी के आधार पर जो बालपन का जो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के रूप में हम इसे देखते हैं, तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसमें पूर्व दीप्ति शैली बोले तो फ्लैशबैक पद्धति, उसको भी इसमें अपनाया गया है और अज्ञे ने इसको इतने बारीकी से इस उपन्यास को लिखा है, एक-एक बिंदु को बच्चे के ध्यान में रख के। ये आपको ध्यान देना है। क्या? जो शेखर है, शेखर के माध्यम से उसके बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम, भय का चित्रण इसमें किया गया है। आगे देखिए अगला जो पात्र है हरिदत्त। जो हरिदत्त हैं, हरिदत्त हैं कौन है? ये शेखर जी के पिताजी हैं। शेखर है, शेखर के पिताजी कौन है? हरिदत्त। देखिए ठीक, आगे देखिए शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय थे। क्या थे? शेखर के पिता हैं जो शेखर के लिए अनुशासन प्रिय थे। और आगे देखिए स्त्री पात्रों की बात करें, स्त्री पात्रों में पहले आती है सरस्वती। सरस्वती क्या है? जो शेखर की बहन है और उसकी प्रेरक मूर्ति है और गुरु गुरु भी है वो। जो सरस्वती है, जो शेखर की क्या है? बहन है और प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है वो। ये ध्यान देना है आपको। और देखिए वो जो शारदा है, शारदा की बात करें, शारदा ये मद्रास में रहने वाली एक युवती है, जो लड़की है, जो शेखर है, शेखर के प्रति आकर्षित होती है। अट्रैक्शन इसका आता है किसके साथ? शेखर की ओर। कौन है? वो है शारदा। शारदा मद्रास की रहने वाली है, मद्रासी युवती परिवार की है। ठीक है ना। और यह स्वभाव से चंचल है और स्पष्टवादी है। जो भी बात कहती है स्पष्ट कहती है और चंचल है ये स्वभाव से। ये ध्यान देना है। कौन? शारदा। आगे देखिए शशि। अगली पात्रा है स्त्री पात्रों में, देखें हम शशि। जो शशि है ये उपन्यास की नायिका के रूप में आई है और शेखर की मौसेरी बहन है। कैसी? मौसेरी बहन है शशि, और ये नायिका के प्रतिरूप में आई है। और जो शशि और जो शारदा है, ये दोनों क्या है? शेखर के प्रति आकर्षित होती हैं दोनों। ठीक, शशि और शेखर, जो शारदा है, शेखर के प्रति दोनों आकर्षित होती हैं। शशि भी आकर्षित है और शारदा भी आकर्षित है। ये ध्यान देना है आपको। और देखिए अब एक और पात्र आती है जो शशि के बाद, वो है शांति। जो शांति है, ये देखिए ये क्षय रोग जिसे बोलते हैं तपेदिक पीड़ा। पता है जो तपेदिक रोग है उससे पीड़ित लड़की है, इसकी आगे चल के इस उपन्यास में मृत्यु भी हो जाती है। जो शांति है इसकी आयु है 18 से 19 वर्ष की है और ये तपेदिक से पीड़ित लड़की है। कौन? शांति। ठीक है। आगे देखिए गौण पात्रों की बात करें हम, गौण पात्रों में आता है कौन कौन? शेखर आता है, शेखर की माँ है, शेखर तो है ये मूल पात्रों में, जो शेखर की माँ है। ठीक है। और मणिका है, कुमार है और प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, हरिदत्त और चंद्र। ये कुल इसमें देखें तो हम गौण पात्रों के रूप में देखने को मिलते हैं। कौन कौन? मणिका,
कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त, रवि दत्त, चंद्र और एक हैं हरिदत्त। ये ध्यान देना है, हरिदत्त कौन है? हरिदत्त हैं जो कि शेखर के पिताजी हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो हरिदत्त के पिताजी हैं वो अनुशासनशील हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा बिंदु होता है मेन पॉइंट शुरुआत। यहाँ से हम देख रहे हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास में जो कि पात्रों के द्वारा महत्वपूर्ण कथन, ठीक है, महत्वपूर्ण कथनों की बात करें, पहला कथन है वो क्या, शेखर का। शेखर का क्या कहता है, देखिए शेखर का कथन है, फांसी जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, पहला कथन है फांसी जिस जीव, जो उपन्यास है इसकी शुरुआत ही फांसी शब्द से होती है, ये ध्यान देना है, फांसी शब्द से शुरुआत होती है इस उपन्यास की। तो शेखर कहता है फांसी जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी है। ये शेखर कह रहा है, ठीक है ना। फिर ये आपको ध्यान देना है, क्या जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी है, ये शेखर कहता है। ठीक है, अगला कथन देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये वाला। ये देखिए, देखिए फांसी, शेखर कह रहा है, ये शेखर का कथन है, शेखर कह रहा है, शेखर का कथन है ये। देखिए फांसी, फांसी क्यों, फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या इसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर यह कैसी शिक्षा जिसे फांसी देकर के उसे दंडित किया जाए? ये शेखर कह रहा है। शेखर का कहना क्या है, क्यों फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर ये कैसी शिक्षा? ये कौन? शेखर कहता है। अगला कथन की बात करें, अगला कथन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है शेखर का। शेखर कहता है, मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही है। उसमें सांप की आंखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है। ये शेखर कहता है, क्या कह रहा है शेखर? शेखर कह रहा है, मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध करती रही है, उसमें सांप की आंखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है, ये कह रहा है शेखर। ठीक है, आगे देखिए, अगला कथन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कथन होने वाला है। क्या? देखिए, तुम वह सान रही हो, क्या? देखिए शेखर कह रहा है, तुम वह सान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मंज मंज कर मैं कुछ बना हूं। देखिए शेखर कह रहा है, क्या शेखर कहता है, ये शेखर कह रहा है, तुम वह सान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मंज मंज कर मैं कुछ बना हूं, ये शेखर कहता है। आगे देखिए, अगला कथन देखिए, अज्ञे का। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, अज्ञे कहते हैं शेखर एक जीवनी में उपन्यास, उसके संबंध में। देखिए शेखर के कह रहे हैं, अज्ञे का कह रहे हैं, शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है। देखिए शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता की संचित अनुभूतियों के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है, ये अज्ञे कहते हैं। क्या कह रही हैं अज्ञे? शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता की संचित अनुभूतियों के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है, ये अज्ञे कहती हैं। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि शेखर है अपनी संचित अनुभूतियों से अपने प्रकाशमय ईमानदारी को जानना चाहता है वहाँ। आगे देखिए, अगला कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अज्ञे का कथन है। अज्ञे क्या कहते हैं, ये ध्यान दीजिए। अज्ञे का कथन है कि शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। देखिए अज्ञे ने क्या कहा है कि शेखर का एक अभिन्न जो व्यक्ति हैं उनका एक दस्तावेज है। फिर से सुनिए, शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का युग प्रतिबिंब भी है, ये अज्ञे कह रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि दस्तावेज कहा है, जो निजी जो व्यक्ति हैं उनके निसंदेह शेखर को क्या कहा है, दस्तावेज कहा है शेखर ने। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, याद रखना है कि पूछ लिया जाएगा, अज्ञे का कथन है ये। आगे देखिए, अगला कथन है शेखर का। शेखर कहता है, कुछ करूंगा जिसे क्रांति कहते हैं। शेखर कहता है, मैं कुछ करूंगा जिसे क्रांति कहते हैं, सब चीज उलट पुलट कर रख दूंगा।
देखिए, जब हमारे अंदर एक क्रांतिकारी की अनुभूति उत्पन्न होती है, तो जब अंदर से एक ऐसी-ऐसी ज्वाला सी उठती है कि मैं सब कुछ उलट-पुलट कर दूँगा, तो ऐसे ही शेखर है, यहाँ शेखर की भी स्थिति ऐसी है। शेखर कहना चाह रहा है, मैं कुछ करूँगा जिसे क्रांति कहते हैं। शेखर कह रहा है, मैं कुछ करूँगा जिसे क्रांति कहते हैं, सब चीज़ उलट-पुलट कर रख दूँगा। शेखर का कथन है, शेखर कह रहा है, ये अंदर की ज्वाला है, ये क्रांति की भावना है शेखर के अंदर। आगे देखिए, अगला कथन देखिए शेखर। शेखर क्या कहता है? शेखर की मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कि जब भी कोई भयानक वस्तु को देखो, शेखर कह रहा है, जब शेखर को एक बाघ दिखाई देता है, चीता, तो जो शेर है, उससे क्या शेखर पहले भयभीत हो जाता है, ये डर जाता है, उसे बुखार भी आ जाता है। तो उसे आगे फिर शेखर कहता है, जब भी कोई भयानक वस्तु को देखो, डरो मत, उसका बाह्य चाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास फूस निकाल कर बिखरा दो और फिर हंसो। ये शेखर कहता है। क्या कहता है शेखर? जब कोई भयानक वस्तु को देखो पर डरो मत, उसका बाह्य चाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास फूस निकाल कर बिखरा दो और फिर हंसो। ये शेखर कहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। आगे देखिए, शेखर का कथन है, शेखर कहता है, ये भी शेखर का कथन है। शेखर कह रहा है क्या? मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। ये सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है इस शेखर जीवनी उपन्यास का। क्या अज्ञे ने शेखर के माध्यम से क्या कहा है? शेखर के माध्यम से अज्ञे कहते हैं, मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोही बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष को सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं से परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती है। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। ये शेखर कहते हैं क्या? मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोही बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं से परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। ये शेखर कहता है। अब देखिए, अगला कथन भी शेखर का है। शेखर क्या कह रहा है? शेखर के माध्यम से देखिए, शेखर है, मूर्ति का निर्माण हो सकता है। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आज भी अपने जीवन में यथार्थ है, आप इसे समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? मूर्ति का निर्माण हो सकता है। मूर्ति है, किसी पत्थर से आप उसे आकार देंगे, जैसे आकार में देंगे आप उस आकार में ढल जाएगी। तो शेखर का कहना यही है कि मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं। अगर कोई जिसका निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है, उसका आकार नहीं बन सकता, उसका निर्माण नहीं हो सकता मृत्यु के बाद। तो क्या मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं। उसी मिट्टी से अच्छी प्रतिमा भी स्थापित की जा सकती है, बुरी भी, जहाँ मिट्टी ही न हो, कितनी भी प्रचार से, कितनी ही शिक्षा से, कितनी भी ज्वालाल्यमान बलिदान से मूर्ति नहीं बन सकती। ये शेखर कहता है। ठीक, आगे देखिए, अगला कथन है शेखर का। शेखर कहता है फिर, शेखर कह रहा है, शशि के प्रति शेखर का कथन है। शेखर का कथन है, शेखर किसके? शशि के प्रति। शशि की जो शशि है शेखर के प्रति आकर्षित होती है, तो वहीं शेखर कहता है शशि से, क्या? इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। ये शेखर कहता है किसे? शशि से। शशि के प्रति शेखर का कथन है ये कि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। ये शेखर कहता है। किससे? शशि के प्रति कथन है इसका। आगे देखिए, अगला कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है शेखर का। जब इसे क्रांतिकारी के रूप में इसे देखा जाता है शेखर को, तो देखिए क्या है? क्रांतिकारी की बनावट। शेखर कह रहा है, क्रांतिकारी की बनावट में एक विराट व्यापक प्रेम की सामर्थ्यता तो आवश्यक है ही, साथ ही उसमें एक और वस्तु नितांत आवश्यक अनिवार्य है। घृणा की ये एक क्षमता, एक कभी न मरने वाली जो जला डालने वाली घोर मारक, किंतु इतना सब होते हुए भी यह तटस्थ सात्विक घृण की क्षमता। ये शेखर कह रहा है क्या? क्रांतिकारी की बनावट में एक विराट व्यापक प्रेम की सामर्थ्य तो आवश्यक है ही, साथ ही उसमें एक और वस्तु नितांत आवश्यक अनिवार्य है। क्या? घृणा की क्षमता एक कभी न मरने वाली जला डालने वाली घोर मारक, किंतु इतना सब होते हुए भी यह तटस्थ सात्विक घृण की क्षमता। ये शेखर का कथन है। आगे देखिए, आगे शेखर क्या कहता है? शेखर कह रहा है, देखिए, शिक्षा देना।
क्या शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है। ये देखिए आज भी संसार में यही है कि अगर किसी भी देश विदेश प्रदेश में अगर वो देश है, जो भी राज्य है, राष्ट्र है, वो अगर शिक्षा दे रहा है तो अपने आप को सबसे गौरवमय समझता है, अपने आप को सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है अपना। तो यही शेखर कहना चाह रहा है कि शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की किंतु शिक्षा अपने मन की, शिक्षा के मन की नहीं। किंतु शिक्षा है क्या अपने मन की देना चाहता है, परंतु शिष्य के मन की नहीं। किसके? शिष्य के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे तट टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए। ये शेखर कहता है। क्या? फिर से सुनिए, शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे तक टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए। ये शेखर कहता है। आगे देखिए अगला कथन है, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कथन है शेखर का। शेखर कहता है क्या? वे बच्चे कोमल अविकसित मस्तिष्क अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते हैं। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पाँव की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरा धंस जाता है। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ तहाँ धंसे हुए पैरों से गड्ढे होते हैं, वहीं कीच बनती है। ये शेखर बताना चाह रहा है कैसी स्थिति है। देखिए अगला कथन है, ये भी अगला कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता। देखिए शेखर क्या कह रहा है कि साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता। कौन? शेखर कहता है। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन है। अगले कथन की बात करें, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कि शायद मृत्यु का ज्ञान है। क्या? देखिए शेखर कहता है शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। ठीक है ना? कि शेखर का कहना है क्या? शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। यह बहुत बार सुनने में आता है कि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। यह नहीं सुना जाता है कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उसको होता है जो मरना जानता है। यह भी ध्रुव सत्य है। ठीक है ना? ये शेखर कह रहा है। शेखर का देखिए फिर से सुनिए, शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। यह बहुत बार सुनने में आता है कि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। यह नहीं सुना जाता है कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उसको होता है जो मरना जानता है। पर है यह भी ध्रुव सत्य। ये शेखर का कथन है। आगे देखिए अगले मोस्ट इंपोर्टेंट कथन की बात करें, शेखर का है। शेखर कह रहा है क्या प्यार की भावना किसी स्थूल एकाकी विषय से अलग नहीं की जा सकती? क्या जरूरी है कि मैं प्यार करता हूँ? क्या जरूरी है कि मैं प्यार करता हूँ इस वाक्य का अनिवार्य अनुवर्ती हो? यह प्रश्न कि किसे प्यार और कौन भी एक ही हो, क्या सारी मानवता को ही प्यार नहीं किया जा सकता? क्या प्यार को ही प्यार नहीं किया जा सकता? ये ऐसे शेखर के मन में ख्याल आते हैं। शेखर बताता है ये ऐसा ठीक है। आगे अगला कथन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है शेखर का। शेखर कहता है उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। ये शेखर का कथन है। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन हमें मिलता है देखने को शशि का। शशि क्या है, शेखर की ओर आकर्षित होती है। तो शशि कहती है शेखर से, दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है। क्या? दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है, उससे आत्मा शुद्ध होती है। ये शशि कहती है शेखर से। क्या? दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है,
उसे उससे आत्मा शुद्ध होती है, ये शशि कहती है। आगे देखिए अगला कथन एक और मिलता है हमें शशि का। शशि कहती है क्या, इस पत्र में एक ये जो शशि है शेखर को एक पत्र लिखती है, उसमें कुछ कहती है। तो कह रही है शशि, देखिए, इस पत्र में प्यार की बातें नहीं करूंगी, जो चला गया है उसका प्यार केवल वेदना है और वेदना को चुप रहना चाहिए, केवल तुम्हारे प्यार की बात करूंगी। ये शशि कहती है क्या, इस पत्र में प्यार की बातें नहीं करूंगी, जो चला गया है उसका प्यार केवल वेदना है और वेदना को चुप रहना चाहिए, केवल तुम्हारे प्यार की बात करूंगी। ये शशि का कथन है आगे उससे शेखर से। अब देखिए अगला कथन है हमें देखने को मिलता है शारदा का। शारदा कहती है क्या, शारदा का मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, देखिए शारदा कह रही है, सच अ बिग स्ली बॉय लाइक यू। क्या, सच अ बिग स्ली बॉय लाइक यू, ये कौन कह रही है, ये कह रही है शारदा। कह रही है ऐसा बुद्ध जैसा तुम, सॉरी, ऐसा बुद्ध जैसे तुम। ये शारदा कहती है क्या, सच अ बिग स्ली और स्ली बॉय लाइक यू। क्या, सच अ बिग स्ली बॉय लाइक यू, जैसे इसका अर्थ होता है अर्थात ऐसा बुद्ध जैसे तुम। ये शारदा का कथन है, किससे ये कह रहा है, कहना है शेखर से, शारदा कहती है। ठीक है, शारदा और शशि एकमात्र ये दो हैं जो कि शेखर की ओर आकर्षित होती है, और जो शेखर है शेखर भी उसका मतलब ये आकर्षित होता है शेखर भी किसके, शशि और शारदा की ओर और सरस्वती की भी ओर। ठीक है, आज का ये जो कथन हुए मोस्ट इंपोर्टेंट ये हुए शेखर एक जीवनी पर। मित्रों, हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में कुछ जो नाटक लगे हुए हैं और जो उपन्यास लगे हुए हैं, हमने देखा कि नाटकों की श्रेणी अलग चलाई है हमने। आज देख रहे हैं जो उपन्यास हैं उसमें कुछ उपन्यास हैं उनको जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनके कुछ रचनाकार हैं, जो नाटककार हैं और उनके नाटक हैं, उनको हम क्रम से देख लेते हैं, जो कि क्रम लगाने के लिए हमारी परीक्षा में प्रश्न बनता ही है वहाँ से। तो देखिए क्या क्या प्रश्न है, देखिए जो कि नाटक जो उपन्यासकार हैं, पहले देखें उपन्यासकार में आते हैं, पहले हमारे उपन्यासकार हैं जो कि पंडित गौरी दत्त। देखिए हम सिर्फ जन्म जन्म की बात करेंगे जो कि रचनाकार हैं ना और उपन्यासकार हैं, और उनके उपन्यास की बात करेंगे और उसके प्रकाशन वर्ष की बात। ठीक है, देखिए डॉक्टर गौरी दत्त का जन्म होता है 1836 ईस्वी में। ठीक, 1836 ईस्वी में पंडित गौरी दत्त का जन्म होता है, और इनके उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका समय है 1870 ईस्वी। इसको डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का मौलिक पहला उपन्यास माना है। किसको, देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास को 1870 इसका समय है, और डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। ठीक है, अब देखिए लाला श्रीनिवास दास का जन्म होता है 1850 ईस्वी में। ठीक है, 1850 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास का जन्म होता है, और इनके उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1882 ईस्वी। कितना समय, 1882 ईस्वी। और ये रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या माना है, मौलिक उपन्यास पहला माना है, जो कि सर्वमान्य है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1882 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे मौलिक उपन्यास माना है प्रथम। ठीक है, अगला उपन्यासकार की बात करें वो है प्रेमचंद का जन्म होता है 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म होता है, और इनके उपन्यास का नाम है गोदान, जो कि नेट के सिलेबस में लगा है आपके, गोदान, जिसका समय है 1936 ईस्वी। ठीक है, 1936 ईस्वी है, और इसका होरी है वो नायक है, और नायिका है धनिया। ठीक, आगे देखिए अज्ञेय का जन्म होता है, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में होता है, और शेखर का जो अज्ञेय का एक उपन्यास है जो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो है हमारा शेखर एक जीवनी उपन्यास है, जिसका समय है 1941 ईस्वी, जिसका ये दो भागों में निकला है। पहला भाग है 1941 ईस्वी में, और दूसरा भाग है 1944 ईस्वी में। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये ध्यान देना, जीवनी नहीं है, उपन्यास है किसका, अज्ञेय का। आगे देखिए अगला उपन्यास है वो है, उपन्यासकार हैं कौन, यशपाल का जन्म होता है 1903 ईस्वी में। कब होता है, 1903 ईस्वी में जन्म होता है, और इनके उपन्यास का नाम है झूठा सच, जिसका समय है 1958-1960। जो झूठा सच उपन्यास है ये दो भागों में निकलता है, पहला भाग 1958 में आता है, और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में आता है। ये है किसका, यशपाल द्वारा उपन्यास है ये झूठा सच। ठीक है, यशपाल का जन्म 1903 में हुआ है, ध्यान रखना। आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में होता है, और
इनके उपन्यास का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये ध्यान देना है, ये बाण भट्ट की आत्मकथा है जो कि उपन्यास है, न कि आत्मकथा। ये ध्यान देना है, उपन्यास है जिसका समय है 1946 ईस्वी। कितना है? 1946 ईस्वी। और ये उपश्वासों में विभाजित है। कितने उपश्वासों में? कितने उपश्वास हैं इसमें? 20 उपश्वास हैं, 20 उपश्वास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है जिसका समय 1946 है, बाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए अगले उपन्यास कहाँ है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जन्म होता है 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में भीष्म साहनी का जन्म होता है। और इनके द्वारा उपन्यास है वो है तमस। तमस उपन्यास है जिसका समय है 1973 ईस्वी। ठीक है, क्या है? 1973 ईस्वी है तमस उपन्यास का समय, और जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखिए अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर हैं जिनका जन्म होता है 1916 ईस्वी में, और जिनका उपन्यास का नाम है मानस का हंस। मानस का हंस ये उपन्यास है जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित लिखा गया है, और जिसका समय है मानस के हंस का 1972 ईस्वी। ये ध्यान देना है, ये है अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को आधार बना करके उन्होंने उपन्यास लिखा था जिसका नाम था मानस का हंस, जो लिखा है 1972 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मानस का हंस 1972 ईस्वी में अमृतलाल नागर का उपन्यास है, और अमृतलाल नागर का जन्म होता है 1916 ईस्वी में। अगले उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं जिनका जन्म होता है 1921 ईस्वी में। 1921 में रेणु जी का जन्म होता है, और ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका पहला उपन्यास है जो कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, वो है मैला आंचल। मैला आंचल है जिसका समय है 1954 ईस्वी। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, जिसका समय है 1954 ईस्वी। ठीक है, और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल। ठीक है, आगे देखिए अगले उपन्यासकार हैं जिनका नाम है कृष्णा सोबती। कृष्णा को सोबती हैं जिसका समय है, उनका जो जन्म होता है 1925 ईस्वी में होता है। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में, और इनके उपन्यास का नाम है जो कि नेट के सिलेबस में लगा है वो है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास है इनका, और जिसका समय है 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में कृष्णा सोबती द्वारा यह उपन्यास लगा हुआ है हमारे नेट के पाठ्यक्रम में। अगले उपन्यासकार हैं जो कि श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल हैं, इनका जन्म भी 1925 ईस्वी में होता है श्रीलाल शुक्ल का, और इनका जो नेट में हमारे सिलेबस में लगा है उपन्यास वो है राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास है जो कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है, और राग दरबारी उपन्यास का समय है 1968 ईस्वी। कब है? 1968 ईस्वी है। आगे देखिए जगदीश चंद्र गुप्त। जगदीश चंद्र गुप्त हैं जिनका समय है 1930 ईस्वी। बोले तो जगदीश चंद्र हैं, जगदीश चंद्र का, ये जगदीश चंद्र हैं, ध्यान दीजिएगा। जगदीश चंद्र का जन्म होता है 1930 ईस्वी में, और इनके उपन्यास का नाम है धरती धन्ना अपना, जो कि 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष होता है। धरती धन्ना अपना जो कि जगदीश चंद्र का उपन्यास है, जो है वह धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशित होता है। आगे देखिए अगले उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म की बात करें, उनका जन्म होता है 1931 ईस्वी में, और इनका उपन्यास लगा है वो है हमारा वो है क्या? आपका बंटी, जिसका समय है 1971 ईस्वी। क्या है? 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है आपका बंटी, और जिसका समय है 1971 ईस्वी। ये हुए हमारे नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगे हुए उपन्यास और उपन्यासकारों का क्रम। ठीक है, तो मित्रों अभी तक अपने YouTube चैनल को एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए। ऐसी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मिलती रहेंगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी आपकी परीक्षा के लिए। ये नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सीयूईटी पीजी और सीयूटी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।